और अगर फर्ज करें इस वीक के मेरे पास सिर्फ अगर आज का लेक्चर है और अगले वीक में फिर एक लेक्चर है, फिर क्या होगा? इसलिए मोड तय कर लें कि रिवाइज करवाना है या एक सेक्शन को पूरी तरह ब्रीफ करें। ब्रीफ करें चाहे दो ही हो। अच्छा, इसमें सीक्वेंस बड़ा प्यारा है सीपीसी। अब जो आर्डर पोर्शन शुरू होने लगा है, ये पहले बताएगा कि पार्टी कौन सी होगी केस में, फिर केस को ड्राफ्ट कैसे करना है, केस को प्लीड कौन कर सकता है, ये दायर कैसे होना है, दायर होने के बाद समन कैसे जाएगा, आगे रिक्वायरमेंट है तीनों प्लीडिंग्स 6 और 7 8। आगे जब हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है फिर 9 सारे का सारा उसको डील करता है। देखिए पैटर्न चलता है, जैसे आप जब लॉ में लेने जाते हो तो आपको एक पैटर्न बता दिया जाता है ना। वो पैटर्न मतलब मेरी एक आदत है कि मैं पहले दिन ही क्लास सीपीसी की क्लास में एक पूरा पैटर्न लिख देता हूँ, प्लेन इंस्टीट्यूशन से लेके डिसीजन तक। ठीक हो गया। उस डिसीजन के अंदर एक लिस्ट स्टूडेंट के पास आ जाती है, उसको हम कहते हैं आ जाइए पहले प्लेन क्या होती है, ये वो सारी चीज़ें एंड तक चले जाते हैं। वो इजी हो जाता है पूरा एक आप पर्पस जिसके लिए कोर्स में अपियर होती है, आसानी हो जाती है ना बंदे को पैटर्न का पता हो तो मैंने केस के कंक्लूजन तक कैसे जाना है। एक तो चलो ये तरीकाकार है, और दूसरा फिर आपके पास ब्रीफली यही है कि आप उसको सीधा जैसे सीपीसी लिखी हुई है उसके हिसाब से चलते जाएं। अब सेक्शन पोर्शन तो पढ़ लिया, उसके साथ जो भी चीज़ें मैच करती होंगी आर्डर में वो आपको समझ आती जाएगी। 50% वहाँ क्लियर हो जाता है तो 50 यहाँ क्लियर हो जाता है। अब जो ऑर्डर 1 है आपका वो है पार्टीज टू सूट। जब आप कोई भी सूट फाइल करते हैं तो उसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी होती है? ठीक है, एक तो जनरली आपको पता है कि एक प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ सूट फाइल करने वाले को कहते हैं, डिफेंडेंट जिसके केस सूट फाइल होता है। इसके अलावा कोई तीसरा नाम ऐसा नहीं जो पार्टी से हट के हो। पार्टी सूट में नहीं को कहा जाता। ये रिप्रेजेंटेशन अलग बात है, रिकॉग्नाइज एजेंट का होना अलग बात है, लेकिन अगर आपके सामने पार्टीज टू सूट का वर्ड आए तो उसका मतलब यही है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। आप मुख्तार को सेपरेट नहीं कर सकते, वो या प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टीज टू सूट का मतलब जो है वो यही है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, पार्टीज टू सूट। और आगे बस आपने ऑर्डर 1 में ये देखना है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या अकेले अकेले भी सूट फाइल कर सकते हैं, क्या इकट्ठे भी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर अलग-अलग सूट फाइल किया हुआ है तो अदालत की सहूलत के लिए क्या उनको इकट्ठा किया जा सकता है। अगर एक ही कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन मदई बहुत ज़्यादा है, डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा है, अब हर एक का अलग अलग से राइट है, वो क्रॉस भी करना चाहे कर सकता है। मदई अगर 3-4 हैं, उनके 3-4 के अलग अलग वकील हैं, तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस तरह के केसेस हमने प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े कम देखते हैं। एक ही मुद्दाला होता है, एक ही मदई होता है, या 2-3-4 मुद्दाला होते हैं, एक मदई होता है, या 3-4 मदई होते हैं, एक मुद्दाला होता है, या मैक्सिमम कर सकते हैं 5-10 मुद्दाला है और 5-10 मदई है। और अच्छी बात ये हो जाती है अगर सबको एक काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहा हो, फिर केस के कंक्लूजन या कंडक्ट में आसानी रहती है, कंडक्ट में आसानी रहती है। और आपने देखा होगा कि अगर एक विटनेस हो मदई का फर्ज कर लें और 3 डिफेंडेंट उसके 3 काउंसिल अलग अलग उसके ऊपर अगर क्रॉस करना शुरू हो, तो फिर अगर एक काउंसिल ने उसके ऊपर 2-3 घंटे क्रॉस किया फिर दूसरा खुद मांगेगा टाइम। तो ये थोड़ी सी मल्टीफेरियस सिस्टम चीज़ें आती हैं। इसलिए ऑर्डर 1 के अंदर लॉ मेकर ने ये सहूलत दे दी है कि अगर आपके पास एक काज है जिसको आपने इंस्टीट्यूट करना है और उसके काज को क्लेम करने वाले ज़्यादा हैं जिनको हम मदई कहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब को इकट्ठा कर लें मदईयान को
और उनका सेम काज आप ड्राफ्ट करके कोर्ट के अंदर पेश कर दें, बजाय कि आप हर एक का अलग से क्लेम लिखें और बाद में अदालत को उसको कंसोलिडेट करना पड़े। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल है। अब ऑर्डर पोर्शन में एक बात अपने माइंड में रखनी है, ये अदालत का प्रोसीजर है। प्रोसीजर स्ट्रिक्टो सेंसो फॉलो नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदालतें अगर सही तरीके से नहीं भी आ रही सामने अदालत के केस की प्रोसीडिंग के दौरान, तो वो लेटर स्टेज पे जाके उसको शामिल कर लिया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसीजर जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपने इसके साथ ही चलना है, फलां रूल की वायलेशन हो गई है तो अब केस आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। सेक्शन पोर्शन में स्ट्रिक्टनेस है। मसलन मिसाल आपको वैसे दे देता हूँ कि अगर आपने किसी फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो ऑर्डर 29 की वैसे रिक्वायरमेंट है कि जब वो फर्म कोर्ट के सामने आएगी बतौर डिफेंडेंट केस को डिफेंड करने के लिए, तो उस फर्म के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जब तक उस कंपनी के नुमाइंदे के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन नहीं होगा, वो केस को डिफेंड या प्लीड नहीं कर सकता। अब ये लॉ तो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें ये रेजोल्यूशन नहीं भी आती, केस की प्रोसीडिंग सिर्फ नुमाइंदे की बेस पे चलती है। ये इरेगुलरिटी है, ये बड़ी तो ग्रास किस्म की इरेगुलरिटी नहीं। देखा फिर अपलेट कोर्ट पे ये जाता है, या खाली इस पॉइंट पे केस कल को वापस भी नहीं होते कि केस लड़ा गया है, कंटेस्ट भी हुआ है, डिफेंड भी हुआ है, लेकिन देखें कंपनी के नुमाइंदे ने रेजोल्यूशन पेश नहीं की, तो फिर आपको अपील वाला पोर्शन याद आ जाना चाहिए जिसमें 99 सेक्शन में लिखा है कि कोई बड़ी इरेगुलरिटी हो भी गई हो, मटीरियल इरेगुलरिटी, और अगर इन जस्टिस नजर नहीं आ रहा तो आप केस रिमांड नहीं करेंगे, है ना। तो उस सेक्शन पोर्शन के अंदर ही सेक्शन 99 का लिख देना कि अगर कोई इरेगुलरिटी फिर हो भी जाती है ऑर्डर पोर्शन में केस के कंडक्ट के दौरान, तो अगर हुआ इंसाफ है तो फिर वो वापस रिमांड नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने 99 का रेफरेंस इसलिए दे दिया है कि जितनी बात मैंने अभी आपके सामने की है इसको थोड़ी ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि अगर ऑर्डर पोर्शन कहीं स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं भी हुआ तो फिर आप कल को केस चलता है, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं और कल को अपील हो गई कि नीचे ये वाला ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हुआ, अदालत एफर्ट देखती है कोई मटीरियल इरेगुलरिटी की वजह से इनजस्टिस तो नहीं हुआ, तो फिर केस रिमांड नहीं हो। समझ आ गई यहाँ। चलो मैंने वो ऑर्डर 1 की तरफ क्विकली आप देख लें। इसमें वो कहा गया है कि आप अगर ज़्यादा मदई इकट्ठे होकर केस फाइल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट आपको रिलीफ चाहिए तो आप उनको बजाय सेपरेट क्लेम करें, आप उन तमाम डिफेंडेंट्स को जॉइंट कर सकते हैं इन सिंगल सूट। एक ही काज़ के अंदर आप उन सब तमाम डिफेंडेंट्स को जॉइंटली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं बतौर डिफेंडेंट। ठीक हो गया। ऑर्डर 1 के अंदर दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने वाली। उसमें सबसे पहले जो है तो आप देख ले मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर क्या होता है। आपका रूल 9 जो है सीपीसी का वो बताता है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बेस पे सूट डिसमिस नहीं होता। अगर कोई रॉन्ग प्लेंटिफ है फर्ज कर लें, उसकी बेस पे भी सूट डिसमिस नहीं होता, आप उसको ऐड करके नया लेके आ सकते हैं। यार रूल 10 आपको कह रहा है। अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर सुनने होता क्या है। मिस जॉइंडर ये है जिसका केस में बिल्कुल कोई तलक वास्ता नहीं, उसको होना ही नहीं चाहिए था, कोर्ट उसको परमिट नहीं करता, वो बंदा मिस जॉइंडर है, उसका काज नहीं बनता, वो पार्टी बना दिया गया। ये है मिस जॉइंडर, उसको किसी से कोई रिलीफ चाहिए नहीं, कोर्ट इस तरह के बंदे को परमिट करते ही नहीं। दूसरे लफ्जों में आप कह लें
जिस बंदे के पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं होता, राइट टू अपीयर बिफोर कोर्ट होता ही नहीं, अगर आपने उसको पार्टी बना लिया तो वो बंदा मिस जॉइंडर है। ठीक हो गया। लफ्ज ऐसे देखने में सुनने में ऐसा आ रहा है कि जिसको ज्वाइन होना चाहिए था वो मिस जॉइंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस जॉइंडर का मतलब है किसी बंदे ने बिला वजह ज्वाइन कर लिया, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तौर पे आ गया बंदा, ये मिस वो वाला है। ठीक है। मिस जॉइंडर, मिस जॉइंडर का मतलब है कोर्ट उसको परमिट नहीं करता, उसको आपने दावे में शामिल कर लिया है और आप उसके अगेंस्ट को सूट चला रहे हैं, वो हो गया मिस जॉइंडर। और नॉन जॉइंडर वो बंदा होता है जिसका केस में होना चाहिए था, उसको उसके अगेंस्ट आपको रिलीफ सीख करना है और उसने ज्वाइन नहीं किया, उसको हम कहते हैं नॉन जॉइंडर। उसको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर केस में ये वाली मिस्टेक है, कोई मिस जॉइंडर है या नॉन जॉइंडर है, तो आप उसकी बुनियाद पे केस डिसमिस नहीं कर सकते। आपने कोई केस फाइल किया, जज साहब आपको ये कह दे कि जनाब आपने तो गलत बंदे के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, असल बंदा तो फलां है, तो इस बुनियाद पे आप केस डिसमिस नहीं होने देंगे। जज साहब आपको ये कहेंगे बस कि केस तो आपने सही बंदे के खिलाफ किए, नहीं डिसमिस करता हूँ। आप रेफरेंस दे सकते हैं रूल 9 का, आर्डर 1 रूल 9 का, कि सर मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बेस पे सूट डिसमिस नहीं होता, बल्कि ये वाली इरेगुलरिटी क्योर करने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप जो प्रॉपर बंदा है, जो प्रॉपर पार्टी है, आप उसको ऐड करवा लें। ठीक हो गया। ये ज़्यादा चीज़ इस आर्डर 1 में अंडरस्टैंड करने वाली है। और दूसरी चीज़ है आगे रूल 10 के अंदर, ये रॉन्गफुल प्लेंटिफ अगर आ गया, कोई ऐसा बंदा जिसका फिर कोई लोकस स्टैंड नहीं था और उसने सूट फाइल कर दिया, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, सूट फिर भी डिसमिस नहीं होगा, राइट पर्सन की जगह पे आ सकता है। जो रूल 1 की क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ की हद तक है। अगर मदई गलत बंदा बन गया कोई, ठीक है, उसका कोई लोकस स्टैंड नहीं था, वो सूट फाइल करने का हकदार ही नहीं था। और अगर आपने किसी राइट पर्सन को बतौर प्लेंटिफ लेके आना है, तो आप उसको लेके आ सकते हैं रूल 10 क्लास 1 के तहत। अगर बन गया उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, अगर तो आना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और जो क्लास 2 है ये दोनों के लिए है। अगर आपने कोई प्लेंटिफ जो आपने बनाना था नहीं बनाया, बेशक राइटफुल पर्सन ऑलरेडी केस फाइल कर चुका है, सही प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है, लेकिन कोई और शख्स भी उसमें ऐड होना चाहता है जो ये समझता है कि इस केस की जो जजमेंट है वो मुझे इन्फ्रिंज करेगी, या मेरा इस केस के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी लफ्ज़ यूज हुआ है इंटरेस्ट, अगर किसी का इंटरेस्ट है, कोई क्लेम है, तो वो बंदा भी आ सकता है। इस वाले आर्डर के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक को हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी, एक को कहते हैं नेसेसरी पार्टी। पीछे हमने पढ़ा मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। रूल 10 के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं जो मेजर हैं, उनके अंदर पहला है नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है और प्रॉपर पार्टी कौन सी होती है। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बगैर कोई अफेक्टिव डिग्री पास नहीं हो सकती, उसका केस में होना इंतहाई लाजम है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी पार्टी। उसके बगैर केस में डिग्री पास हो ही नहीं सकती, तो वो हो गई नेसेसरी। पर्सन हु ऑट टू ज्वाइन, वर्ड ऑट का यूज हुआ है, इंतहाई लाजम की सेंस में वर्ड ऑट यूज होता है, OUGH। ठीक है। जिस बंदे का केस में अपीयर होना या केस की प्रोसीडिंग में शामिल होना इंतहाई ज़रूरी होता है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी पार्टी। और प्रॉपर पार्टी हम उसको कहते हैं जिसका केस में अपीयर होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ क्वेश्चन के आंसर लिए जा सकते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। किसी भी शख्स को आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत इसका लिंक है केस के अंदर और ये अफेक्टिव हो सकता है, इसको हमने मुद्दा रखना है, इसकी मौजूदगी में फलां क्वेश्चन
रिजॉल्व हो सकता है। बेशक उसके खिलाफ फैसला हो भी जाए तो डिग्री उसको इतनी अफेक्ट ना करती हो, लेकिन उसकी मौजूदगी इंतहाई उस सेंस में ज़रूरी है। उसको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी ना भी केस में हो, नेसेसरी पार्टीज लाजमी होनी चाहिए ताकि जो फैसला है उसकी अफेक्टिवनेस किसी ना किसी के अगेंस्ट तो लाजमी हो। ऑर्डर 10 आपको कहता है कि रूल जो 10 है, ऑर्डर 1 रूल 10, वो आपको कहता है कि आपने किसी स्टेज पे भी आपने मुद्दई को ऐड करना है या स्ट्राइक आउट करना है, डिफेंडेंट को ऐड करना है या स्ट्राइक आउट करना है, तो आप ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको एस्टेब्लिश सिर्फ ये करना है कि जनाब जो बंदा पार्टी बनने जा रहा है या वो नेसेसरी पार्टी है या वो प्रॉपर पार्टी है। अगर इन दो बातों का आंसर ना कर पाए तो आपकी ये वाली एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने सिर्फ उसका स्टेटस सिर्फ ये बताना है, ऐड करवाने जा रहे हैं तब भी बताना है ये नेसेसरी पार्टी है। अगर आप उसको स्ट्राइक आउट करवाना जा रहे हैं तो आप तब बताएंगे कि ये जनाब बिल्कुल ये मिसजॉइंडर बंदा है, इसको हम यहाँ नहीं, प्रॉपर पार्टी है, ये ना भी होगा तो इसको केस इससे अफेक्ट नहीं होगा। ये दो कॉन्सेप्ट ऑर्डर 1 की हद तक आपने सिर्फ अपने पल्ले बांध लें, मिसजॉइंडर, नॉन जॉइंडर, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। इसके आगे अगर आपको अलाउ हो जाता है कि आप बतौर डिफेंडेंट ऐड करें किसी को, तो आपको फिर प्लेन अमेंड करनी पड़ती है। ये अमेंडमेंट का आपको तरीकाकार ऑलरेडी पता है। फिर 6-17 की एप्लीकेशन आती है, उसके अंदर अगर कोई बंदा ऐड हुआ है तो फिर आप उसको अमेंड करके कोर्ट के सामने ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइक की सूरत में प्लेन अमेंड करना लाजमी नहीं। स्ट्राइक ऑर्डर के तहत भी स्ट्राइक किया जा सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग में लिख दिया जाए फलान डिफेंडेंट जो है वो मिस ज्वाइन वो अननेसेसरी पार्टी है, उसको हम केस के साथ कैरी नहीं करना चाहते, उसको आप स्ट्राइक आउट करवाना चाहें तो वो ऑर्डर के तहत भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अमेंडमेंट आए। ठीक है, अगर आ भी जाए तो उसके ऊपर भी कोई कबाहत नहीं है। मैंने स्टार्ट में कह दिया ऑर्डर पोर्शन के ऊपर कोई चीज़ स्ट्रिक्ट और सेंसो नहीं है। कोर्ट अपने केस की स्मूथनेस के लिए प्रॉपर ऑर्डर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप जज को किसी गन पॉइंट पे मैंडेटरी पे के ऑर्डर में ये लिखा है पहले अमेंडमेंट लें, स्ट्राइक आउट हुआ है तो ही कंटिन्यू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा उसकी बता देता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, एक बात छोटी सी, दो कॉन्सेप्ट और सुन ले। एक होता है गार्डियन, एक होता है नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, अगर आपने माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो फिर आपने सूट फाइल करना है गार्डियन को। अगर माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो नेक्स्ट फ्रेंड के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकता। आपको माइनर का गार्डियन चाहिए होता है। जो बंदा गार्डियन बनने के लिए विलिंग है या नेचुरली उसका गार्डियन है, आप उसको सू कर सकते हैं माइनर की जगह। ठीक है, लेकिन माइनर का क्लेम करने के लिए, माइनर की तरफ से सूट फाइल करने के लिए जो आपको शख्स जिसकी ज़रूरत होती है वो उसका नाम है नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, ये लॉ में दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। गार्डियन की कोई ज़रूरत नहीं है सूट फाइल करने के लिए। सूट फाइल करने के लिए लफ्ज़ नेक्स्ट फ्रेंड यूज हुआ हुआ है। बच्चे के खिलाफ आपने सूट फाइल करना है, फिर नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आएगा, फिर उसका गार्डियन आएगा। लेकिन अगर माइनर ने सूट फाइल करना है खुद किसी के अगेंस्ट तो फिर वो नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए कोर्ट के सामने आएगा। ये दो प्रोपोजिशन है। वो कहता है कि आप किसी को नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बना सकते बगैर उसकी मर्जी के। मैं घर बैठा हूँ, मुझे एमी कोर्ट मेरा नाम लिख देंगे कि माइनर की जगह पे आप केस में बतौर प्लेंटिव केस को परसू करेंगे, तो जब तक मेरी कॉन्सेंट नहीं होगी मुझे कोई बंदा ऐड नहीं कर सकता बतौर नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड जो है ये अपनी स्वीट विल से आता है माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उसकी मर्जी और मंशा है कि मेरा एडवर्स इंटरेस्ट ऑफ माइनर नहीं है और वो वॉलंटरली खुद कोर्ट में आता है कि मैं बच्चे के इंटरेस्ट के एडवर्स नहीं हूँ, मैं बतौर उसके नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करना चाहता हूँ,
तो फिर वो कर सकता है। अब आप उसको जबरदस्ती लेके नहीं आ सकते सर। गार्डियन की डेथ हो जाती है तो फिर सब्सिक्वेंटली कोर्ट एक्चुअल गार्डियन होती है। आप कोर्ट को टाइम देंगे कि किसको अपॉइंट किया जाए गार्डियन। अब बच्चे की जगह गार्डियन तो था, गार्डियन फौत हो गया, अगर राइट सरवाइव कर रहा है, राइट टू सू सरवाइव कर रहा है, तो फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर अल्टीमेटली कोर्ट खुद गार्डियन है। अगर कोई बंदा गार्डियन बनना चाहता है तो फिर वो गार्डियन के तौर पे उसकी जगह पे आ जाएगा, वरना तब तक फिर सूट क्या रहेगा, सैनिटाइज। आपको अक्सर आपको कहा जाता है जनाब ये बच्चा है जिसका गार्डियन को नहीं, या आप खुद एप्लीकेशन दे दें या फिर तब तक वेट करें, या फिर आप उसके लिए हम खुद भी एप्लीकेशन दे देते हैं कि ना फलान पर्सन सुटेबल गार्डियन है, उसको बना दिया जाए, फिर वो प्रोसीडिंग अलग से चलती है। अब जब तक वो गार्डियन आ ही रहा या उसका नेचुरल गार्डियन डेथ हो गई है ही नहीं, तो फिर आप किसी के अगेंस्ट आपका रिलीफ जो है वो मैच्योर है ही नहीं, आप उसको एक्सरसाइज करवा नहीं सकते। आप कोर्ट के अगेंस्ट तो सू नहीं कर सकते, अल्टीमेटली गार्डियन तो कोर्ट ही होती है, वो बंदा तो सिर्फ कोर्ट का नुमाइंदे के तौर पर खड़ा होता है। फैमिली केसेस में इसलिए गार्डियन के तौर पे आ जाता है क्योंकि वो स्पेशल लॉ है, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं होता कि वालदा क्यों गार्डियन आ गई है। ना क्वेश्चन आ गया था कि मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन नहीं है, फादर इज नेचुरल गार्डियन। बाप फौत हो जाए तो फिर मदर को गार्डियन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर वो नेचुरल गार्डियन होती तो फिर वो जरूरत ही नहीं थी उसको गार्डियन लेने की, लेकिन चूंकि स्पेशल लॉ है उसकी बेस पे माँ जो है वो अपना बतौर नेक्स्ट फ्रेंड आती है, लेकिन वर्ड हम गलत लाम में वो लिख देते हैं कि माँ बतौर वालदा हकीकी गार्डियन बच्चे की बेस पे दावा दायर कर रही है। वो गार्डियन का वर्ड मेरी नज़र में गलत है, वो बतौर नेक्स्ट फ्रेंड आती है। ठीक है, आप ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें, वो आप अंडरस्टैंड करें। ये नेक्स्ट फ्रेंड को आप बगैर उसकी परमिशन के ऐड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन में, सिविल सूट में। आगे आपका इसके ऑर्डर वन में से इतना काफ़ी आपको जितना ओवरव्यू था। जो अहले दे के मसाइल होते हैं सर, मिसाल के तौर पर कोई अच्छा किया याद कब्रिस्तान के रास्ते को जो है ना वो 1.8 में आ जाए, सॉरी चलो अच्छा उसका बता देते हैं। 1.8 के अंदर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वुमन आपने वर्ड सुना होगा, या जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस काज होती है, जहाँ कॉमन इंटरेस्ट लोगों का इन्वॉल्व होता है। तो फिर अगर आप एक प्रोसेस से आना चाहें 91, 92 के तहत, तो फिर तो आप आ सकते हैं, एक प्रॉपर तरीकाकार हमने पढ़ लिया हुआ है। और अदरवाइज फिर आपको ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन देनी पड़ती है उस तरह के केसेस में। एक या एक से ज़्यादा बंदे बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी वो एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं अपने केस के साथ, लेकिन वो हमेशा केस की प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू परमिशन और अप्रूवल ऑफ कोर्ट चलती है। अगर कोर्ट उसके ऊपर परमिशन दे कि आप ऐसे कंटिन्यू केस कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जो है एडवोकेट जनरल की परमिशन या आप कंसर्न डीसीओ जो है उसकी परमिशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एडवोकेट वाला काम को भी वैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया हो। अब आप सिंपल डीसीओ की परमिशन ले या 1.8 के तहत रिप्रेजेंटेटिव आ जाए तो केस चला लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आपको 1.8 की एप्लीकेशन दे के आप अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए केस फाइल कर सकते हैं। एक बंदा भी आ सकता है बतौर नुमाइंदा या एक से ज़्यादा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर वो वर्ड सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ कोर्ट है। ठीक हो गया, और कुछ जी। ऑर्डर 2 आपका आगे आ गया जी, फ्रेम ऑफ सूट। आप अपनी प्लेन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी डिटेल है, लेकिन इसको हम उस डिटेल में जा नहीं सकते जैसे अभी स्टार्ट में हमने किया कि अगर हम एक रूल को लेके चलेंगे तो फिर वो एक रूल एक दिन में करना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें जो ज़्यादा चीज़ है, आपने एक रेस्ट जो भी काटा पड़ा था सेक्शन 12 में, उसकी क्लास एक्सप्लेनेशन की 3 क्लास थी कि उसमें आपने वैसे एक बार भी पढ़ ली थी 9 के अंदर भी, और सेक्शन 12 की क्लास 1 के अंदर भी, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो प्रीक्लूड करते हैं। तो ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर वही रिलिंग्विशमेंट है,
लॉ ये है कि आपने जब किसी शख्स के खिलाफ केस फाइल करना है तो आपको जो जो रिलीफ जो काज ऑफ एक्शन, दो चीज़ें नोट कर लीजिएगा। किसी शख्स को कोई काज ऑफ एक्शन है या ज़्यादा काज ऑफ एक्शन है, किसी एक सीरीज ऑफ काज या एक्ट ऑफ काज के रिलेटेड, तो आप उन काज को जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फैमिली केस की आपके सामने मिसाल है, हम एक दावे के अंदर 2-3 काज इकट्ठे कर देते हैं, रेजोल्यूशन भी इकट्ठी कर देते हैं, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल का काज भी इकट्ठा कर देते हैं और डावर अमाउंट का काज भी इकट्ठा कर देते हैं। ये तो हो गया काज की हद। फिर आगे रिलीफ पोर्शन होता है जिसमें प्रेयर कहते हैं। ठीक है, जो आप मांगते हो अमूमन प्रैक्टिकली वही मिलता है। ठीक है, जो आपने रिलीफ सीख नहीं किया वो आपको अगर ना दिया जाए तो लॉ कहता है डीम टू बी रिफ्यूज, समझा जाए कि वो आपको रिफ्यूज कर दिया गया। अब जब एक दफ़ा आपने काज लिख लिए, उसके अंदर आपने प्रेयर जो है वो प्रॉपर नहीं की और बाद में उस काज की हद तक कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, नया दावा लेके आए, तो फिर आपके सामने एक रुकावट खड़ी होती है जिसको हम आर्डर टू रूल 2 कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कंस्ट्रक्टिव रेस्ट ड्यूटी काटा भी कहते हैं। मसलन मिसाल मैंने आपको उस वक्त भी दी थी, आपके 2 काज पैदा हो जाते हैं, आपने किसी से 5 लाख रुपया और एक घड़ी रिकवर करनी है, आपको ये काज है एट ए टाइम, तो आपको ये काज किसी बंदे के अगेंस्ट फाइल करना है तो दोनों को जॉइंट एक दावे के अंदर लिख लें। अगर काज पैदा हो गया है कि आपको 5 लाख रुपया रिकवरी भी चाहिए और आपको आपकी घड़ी भी चाहिए, तो आप अपनी प्लेंट के अंदर इस काज को जॉइंट कर सकते हैं। और अगर आपको काज दोनों की पैदा हुई और आपने सिर्फ एक अपनी प्लेंट में लिखा है और दूसरा पोर्शन घड़ी की हद तक आपने ओमिशन कर दी, गलती कर दी है, कानूनी तौर पर लिखने में भूल गए हैं या आपने इंटेंशनली रिलिंग्विश कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर दोबारा आप उसके ऊपर सूट क्लेम नहीं कर सकते। इसी को कंस्ट्रक्टिव रेस्ट ड्यूटी काटा कहते हैं। ये जो आपका आर्डर 2 रूल 2 है उसके अंदर ये डिटेल के साथ बता दिया गया। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट हुई थी कि कंस्ट्रक्टिव रेस्ट ड्यूटी काटा के बारे में आगे वो पूरी डिटेल से डाला भी उन्होंने, ये प्रीक्लूड करता है, वो सेक्शन 12 में भी लिखा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 11 की है उसकी एक्सप्लेनेशन 3 आई थी जिसके अंदर ये कंस्ट्रक्टिव रेस्ट ड्यूटी काटा का जिक्र भी है। अब आर्डर 2 के अंदर आपने सिर्फ याद ये रखना है कि आप ज़्यादा काज जो आपको एट ए टाइम पैदा हो जाए आप उनको जॉइंट कर सकते हैं, और अगर आपने जॉइंट नहीं किया तो फिर अगर सेपरेट करना चाहते तो एट ए टाइम कर लें। ठीक है, अगर सेम डे आप अलग केस फाइल करना चाहते कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपने अगर आज एक 5 लाख रिकवरी का सूट फाइल किया और दूसरा जो 3-4-5 सूट डिसाइड होने के बाद आप सेपरेट चला लें जजमेंट आने से पहले, लेकिन फंड्स केस हैज फाइनली डिसाइडेड, फिर आप ये क्लेम रह गया था तो तब नहीं है। अलहदा दावा चलाने में आपको रुकावट कोई नहीं है। आप घड़ी का अलहदा चलाते हैं, किसी को तंग करने के लिए हम अक्सर ऐसे करते हैं, एक 5 लाख रिकवरी का करते हैं, दूसरा घड़ी का अलहदा करते हैं, दोनों इकट्ठे हो गए तो जैसा बात में हमें कहते हैं जनाब एक ही बंदे से चाहिए थे, क्लास ज्वाइन कर लेते। फिर हम सियाने होते हैं, हम एक दावा करते हैं आज, दूसरा दावा हम 15 दिन बाद करते हैं, अभी कौन सी जजमेंट आ गई है। ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं। बाद में जब केस चले जाते हैं, फिर केस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कंसोलिडेटेड जजमेंट्स आ जाते हैं। रेस्ट ड्यूटी काटा तो तब एप्लीकेबल होगा, कंस्ट्रक्टिव भी तब एप्लीकेबल होगा जब जजमेंट आ जाएगी। जजमेंट से पहले तो आपके पास ओपन चॉइस, आप 2 चलाएं, 3 चलाएं, 4 चलाएं, काज सेपरेट भी कर सकते हैं आप, काज ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ये आर्डर आपको 1 बता भी रहा है, 2 जो है ज्वाइंट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी चला सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस इसी में होती है कि आप काज को ज्वाइंट कर लें। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्राफ्ट जब आप प्लेन करते हैं तो आपने उसके ऊपर क्या करना होता है, आपने फिगर्स जो हैं उसको उर्दू में नहीं लिखना या आपने इंग्लिश में नहीं लिखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने उसको प्रॉपर लिखना है फिगर्स में। 7 लाख रुपए तो 7 लाख उर्दू या इंग्लिश में नहीं लिखने की कोशिश करें, उसको फिगर में ड्राफ्ट करें। अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, जैसे नोटिस सर्व किया तो उस नोटिस का आप हवाला दें, उसके कंटेंट बेशक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो बेसिक रूल है ड्राफ्ट करने का प्लेन का, फिर आप उससे थोड़े इनहराफ करते जाएंगे,
कहते हैं प्लेंट कंप्रीहेंसिव और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो अगर आप नोटिस का रेफरेंस दे दें तो फिर नोटिस की कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसका क्रॉस भी तो होना ना। नहीं, वो बात की बात, अगर नोटिस का आप हवाला दे दें तो आप उसको एक्सप्लेन या एलेबोरेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, आप उसको एलेबोरेट कर दें। लेकिन ये सिर्फ क्राइटेरिया है, आपने जब प्लेन ड्राफ्ट करनी है तो आपने काज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने छोड़ा, जजमेंट आ गई और उसका अलहदा से काज करना चाहा, इसके ऊपर बड़ी मशहूर जजमेंट है जिसके अंदर ये वर्ड यूज हुए हैं कि पीस मील के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको टुकड़े टुकड़े करके कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। ये कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा के ऊपर डॉक्टर आइनों और इसके अंदर एग्रीगेट अगर बन रहा है कोर्ट फीस के ऊपर तो इतना नहीं है। वो लॉ तो नहीं कहता है कि आप उसके ऊपर अलहदा से उसकी कैलकुलेशन एग्रीगेट दें। ठीक है, अगर आपने जॉइंट काज की हैं तो आप एग्रीगेट के हिसाब से कोर्ट फीस पे करें। ठीक है, लेकिन एक कोर्ट फीस के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है कि मैटर बिटवीन द कोर्ट एंड स्टेट। ये स्टेट के ऊपर जी सर अगर आ रहा है तो फिर एक के ऊपर आ रहा है तो उनको आपको पे करनी है। फर्ज करने ऐसे काज हैं जिनकी अगर सेपरेट करते तो दोनों पे अलग-अलग आपको 7,500 के हिसाब से पे करनी पड़ती है। अगर आपने दो काज ज्वाइंट करनी है, दोनों के ऊपर कोर्ट फीस है, आप काज ज्वाइंट तो किए हैं तो वहां वर्ड है एग्रीगेट दे। अब एग्रीगेट की बेस पे आपको उस तरह आना चाहिए, लेकिन कोर्ट इसके ऊपर भी विस्तार नहीं करती। अगर आपने ज्वाइंटर की बेस पे कोर्ट का टाइम सेव किया है, ये बेसिकली जो फिजिकल इम्पोज पेनल्टी की जाती है वो कोर्ट की सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए। वहां कोर्ट इसलिए आपको एक ही फीस पे केस चलाई जाती है, लेकिन सिर्फ उसका ज्यूरिसडिक्शन की हद तक क्या करते हैं। अगर वो 3-4 काज इकट्ठे हैं, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गई है तो फिर वो फर्स्ट क्लास के पास चला जाता है। ज्यूरिसडिक्शन पे बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है कोर्ट, लेकिन अगर पूरे 3-4 काज के ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल कोर्ट फीस पे कर दी गई है, केस की प्रोसीडिंग चलती रहती है। वो एग्रीगेट की फॉर्म में नहीं कलर करते जी, आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर जब आपकी 7.5 के हिसाब से ये लगती है, साथ आपने कैंसिलेशन भी की हो या फलान डॉक्यूमेंट उसके ऊपर भी दें। तो ये चूंकि मैटर है स्टेट और कोर्ट के रेवेन्यू फिस्कल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। 7.5 कोर्ट फीस पेड है, एक ही सर्विसेज ली जा रही है, कोर्ट कहती है सफिशिएंट है चलाएं, इसके ऊपर हार्ड नहीं रहती। आगे आपका जो तीसरा है रिकॉग्नाइज एजेंट प्लीडर, जो बतौर आप वकील पेश होते हो, आपको जो राइट मिलता है किसी केस को प्लीड करने का, वो आपको देता है ऑर्डर 3। किसी बंदे के खिलाफ तो केस फाइल हो गया है, वो अपने केस को डिफेंड कर सकता है इन पर्सन। वो वकील ना भी करना चाहे, वो अपने केस को पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक खुद प्लीड करना चाहता है वो कर सकता है, उसको लॉ में कोई पाबंदी नहीं। तो एक बंदा समझता है कि मैं सारा कुछ जानता हूँ तो मैं कोई वकील नहीं करना चाहता, तो वो इन पर्सन अपने पूरे केस की प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकता है। लेकिन प्लीडर इसलिए किया जाता है कोर्ट की कन्वीनियंस के लिए। एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा आएगा, कोर्ट को असिस्ट करना आसान होता है, उस बंदे को कोर्ट को अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है। लेकिन अगर कोई बंदा पर्सनल इस केस को प्लीड करना चाहता है तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। तो 3 बंदे होते हैं जो केस को प्लीड कर सकते हैं। इन पर्सन बंदा केस को प्लीड कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है, या आप थ्रू प्लीडर वकील के जरिए कर सकते हैं, या तीसरा बंदा है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, जिसको आप कारनामा दे देते हैं, जिसको आप अथॉरिटी दे देते हैं, या जो आपका एजेंट होता है जिसको आप रिटर्न अथॉरिटी देते हैं अगर बिजनेस रिलेटेड केसेस है। ये 3 बंदे जो हैं, इनकी बुनियाद पे आप किसी केस की प्रोसीडिंग को चला सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी है वो ओरल अथॉरिटी नहीं दी जा सकती, आपको रिटर्न देनी पड़ती है। आपने किसी को प्लीडर करना है तो आप उसको ओरली नहीं कह सकते कि ये मेरा वकील है, आप उसको वकालतनामा देते हैं, वो एक रिटर्न अंडरटेकिंग है। उसकी बुनियाद पे आप किसी को बतौर वकील एंगेज करते हो। ठीक है, इसी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस है जो हम अक्सर मीमो दे के आते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे को एंगेज किया गया है बतौर काउंसिल प्लीडर, अगर उसके पास वकालतनामा नहीं अभी अवेलेबल, तो ऑर्डर 3 के तहत वो
अपना मीमो ऑफ अपेयरेंस दे सकता है कोर्ट के अंदर कि मैं उसका, मुझे इंस्ट्रक्शन हुई है, मैं उसका प्लीडर मुकर्रर होने जा रहा हूँ, आज मेरा मीमो ऑफ अपेयरेंस ले लें, नेक्स्ट डेट पे हम मुझे वकालतनामा ऑथोराइज वकालतनामा जिसको रिटर्न हम कहते हैं अक्सर, लेकिन हमने अक्सर कभी उसकी वर्डिंग भी नहीं करते, हम अक्सर नहीं करते। तो वो ये 3 बंदे हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस से रिलेटेड कोई केस हो गया है तो आप अपने किसी मैनेजर को, किसी एजेंट को आप रिटर्न ऑथोराइज कर सकते हैं। ये वही ऑथोराइजेशन है जो मैंने वैसे आपको 29 में भी बता दिया कि कंपनी के अगेंस्ट को सूट फाइल होता है तो वो एक रेजोल्यूशन देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हर डायरेक्टर खुद को पेश होकर अपीयरेंस होकर तो केस भी लीड करेगा, तो अपने किसी एजेंट को ऑथोराइज कर देते हैं, अपने किसी नुमाइंदे को रिटर्न ऑथोराइजेशन देते हैं। लेकिन वो ऑर्डर 29 का स्टेटस अलग है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी, अक्सर आपने देखा है कि आपने वापडा के खिलाफ केस फाइल किया या आपने सुई गैस के खिलाफ केस किया, नुमाइंदा आ गया, आप नुमाइंदे से पहले उसका लेटर तो पूछें कि क्या इसको ऑथोराइजेशन है कि नहीं है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है। और ये बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है इसके ऊपर, पर्टिकुलर केस के लिए अलग से मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए बोर्ड। और 99.9% में कोई मीटिंग नहीं है, नुमाइंदे क्लर्क हाजिरियां लगवा रहे हैं और केस की प्लीडिंग चल रही है। ऑर्डर 29 में इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि आप अगर केस डिफेंड करना है या प्लीड करना है तो फिर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए और उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और रेजोल्यूशन के अंदर पर्टिकुलरली वो केस का हवाला होना चाहिए कि इस केस को प्लीड करने या डिफेंड करने के लिए अपना बंदा है। और एक और तरीका आ गया अपने इंटरनल पॉलिसीज के तहत कि एक ही सालाना रेजोल्यूशन आ जाती है और एक ही नुमाइंदा मुकर्रर हो जाता है कि कंपनी के अगेंस्ट हर तरह के केस को दायर करने या इंस्टीट्यूट करने का अख्तियार जो है वो इस नुमाइंदे के पास। तो कोर्ट फिर उसके ऊपर चला लेती हैं, उसके ऊपर मैंने बार बार इसलिए कह रहा हूँ, चला इसलिए लेती हैं कि वो इरेगुलरिटी को इग्नोर करती हैं। मैंने 3-4 केसेस में ये ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो जैसा देख हालांकि इसके ऊपर जजमेंट है कि कल को अगर आप चले जाएं तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि ये कैसे कंडक्ट हो गया, ठीक है। फिर आपने बस अगर आप एक एप्लीकेशन देते हैं उसके ऊपर आप अपनी तरफ से प्रोसीडिंग ठीक करें। एक आपको मजे की बात बता दूं, कैमरा भी है, जज अपनी फाइल के साथ बड़ा लॉयल रहता है, अपनी फाइल के हर ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। आपने हमेशा आपने कर्टेसी शो करनी होती है और आप भी लॉ के साथ स्ट्रिक्ट रहें। अगर आपको पता है कि इसने रेजोल्यूशन फाइल नहीं की, आपको रिटर्न ऑब्जेक्शन देना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपने ओरली कहा कि देखें सर उसने रेजोल्यूशन नहीं दी और जैसा में आकर आपको वैसे कहते छोड़े वकील साहब, आप अपना पॉइंट एजुकेट करें, ठीक है। कल को ये ऑब्जेक्शन अगर आपने इस स्टेज पर रेज ना किया होगा तो फिर आप एपलेट फोरम पे जाके कैसे रेज करेंगे। आप बताएंगे कि मैंने रेज किया था, वो ये इग्नोर किया गया था और इसलिए तो बड़ा मेन पॉइंट था। तो जजमेंट्स मौजूद हैं जो बड़ी पॉइंट पर रिवर्स किए गए हैं केस, जनाब कोई रेजोल्यूशन फाइल नहीं हुआ तो ये कैसे केस चलता है। और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख लिया कि बहुत सारे केस अब गैर रेजोल्यूशन चल रहे हैं, आज तक वो आई नहीं है। बस नाम लिखा जाएगा पर, लेकिन मैंने स्टार्ट में कह दिया कि इतना वो कहते हैं स्मूथली चलने दें प्रोसीडिंग को, क्या ये छोटी छोटी चीज़ें आप हमें पॉइंट आउट करवा रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बल्कि आपको मैं अभी वैसे बरादराना मशवरा दे रहा, अगर आपको पता है कि ये पॉइंट लॉ में सीसी में लिखा, आप रेज करें, आप उसके ऊपर अपने आप को सरेंडर ना करें, आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दें ताकि आपका पॉइंट सफा मिसल पे कम अज कम आ जाए। उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है ये फिर उसके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है कि एक एप्लीकेशन आई, आप डिसीजन देना है तो उसके ऊपर रीज़न देनी पड़ेगी। अब रीज़न के लिए अगर आप मान जाएंगे कि छोड़ेंगे वकील साहब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर आपने अपनी प्रोसीडिंग, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने बड़ी कीनली ऑब्जर्वेंस की है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में उस चीज़ को अपनी फाइल के साथ कि ऑर्डर ठीक है नहीं ठीक, वो बड़ी केयर के साथ
चला जाता है उसके ऊपर, ठीक है। हम आगे कहीं पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन शो करते हैं, रिलैक्टेंस करते हैं, और हम वो पॉइंट्स जो हमारे जेहन में होते हैं हम वेव कर देते हैं, रेस करते हैं। आगे आपका ये इसके अंदर सिर्फ इसी हद तक था। आगे 4 है फ्रेम ऑफ सूट, यह आपका सेक्शन 26 के साथ पढ़ा जाता है। सेक्शन 26 में हमने पढ़ा था कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। हर दावा जो है वो प्लेन के इंस्टीट्यूट करने से दायर होता है, और साथ एक वर्ड लिखा है इन एनी अदर मैनर प्रिस्क्राइब। तो वो तरीकाकार अब ये ऑर्डर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो प्लेन के जरिए सूट इंस्टीट्यूट करना है वो प्लेन कैसी होनी चाहिए, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की कंप्लायंस करनी चाहिए उसको, ठीक है। वो आपकी प्लेन होगी वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की कंप्लायंस के मुताबिक आप लिखेंगे, तो फिर कहा जाएगा कि आपका केस जो है वो ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है। और जब तक आपका केस ड्यूली इंस्टीट्यूट नहीं होगा तब तक आपका डिफेंडेंट को समन जारी भी नहीं करवा सकते, उसको किसी तरह का कोई नोटिस सेंड नहीं हो सकता जब तक प्लेन ड्यूली इंस्टीट्यूट ना हो। या अदर मैनर में आप एप्लीकेशंस के ऊपर भी केस इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन वो मोटेंडस फार्मूला वही होता है एप्लीकेशन का। आप वहाँ भी ग्राउंड्स लिखते हैं, आप वहाँ भी जुरिस्डिक्शन लिखते हैं, होती वो एप्लीकेशन है। वहाँ स्ट्रिक्टली आप ऑर्डर 6 और 7 को कंप्लाई नहीं करते, लेकिन इन अदर मैनर प्रिस्क्राइब के अंदर आप कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, सूट उससे भी इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। इसी के अंदर लिखा हुआ था जो मैंने उस वक्त आपको सवाल पूछा था, ये जो दावा दायर होता है ये किस ऑफिस में दायर होता है। हम उसको आमतौर पर बाहर लिखा पड़ा COC ऑफिस, उसका एब्रीवेशन मैंने आपको, ये COC किसका एब्रीवेशन हुआ मैंने आपको बता दिया था, याद है ना किसी भाई साहब? COC ऑफिस हम सब ने सुना हुआ है कि COC ऑफिस में चले जाएं दावा दायर करने के लिए, बाहर लिखा भी हुआ है COC ऑफिस। जब हम दावा जहाँ दायर करने जाते हैं वहाँ जो ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ है COC ऑफिस। तो ये चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ सिविल कोड, ये ऑर्डर 4 के अंदर आपका लिखा हुआ है COC ऑफिस, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ सिविल कोड। वहाँ आप जाकर इंस्टीट्यूशन करते हैं केस, ठीक है। ये वहाँ पे उस चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस होती है या एनी अदर पर्सन ऑथोराइज, ठीक है, जिसके सामने अगर आपको कहा जाए कि वहाँ सामने आपने पेश होकर दावा दायर करवाना है, लेकिन अमूमन ये COC ऑफिस में दायर होता है। और दायरे के बाद अगर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर ये समझा जाता है कि ये ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है। सर नेट सूट में जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाए, लेकिन एक आपको मैं बात बता दूं, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है केस, एक होता है वर्ड सूट। जो लफ्ज केस है ना, केस ये ब्राइडर सेंस में है, सूट का वर्ड बड़ा लिमिटेड सा है। सूट तब भी इंस्टीट्यूट होगा जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो, तब कहा जाएगा कि इट इज अ सूट, ठीक है। और केस जो है वो तो खाली एक प्रॉपर एप्लीकेशन से चलाया जा सकता है। वो केस वो आपने स्पेशल प्रोसीडिंग पढ़ी थी, उसमें अगर आपने ऑर्डर 7 के मुताबिक कंप्लायंस नहीं की और ड्यूली इंस्टीट्यूशन में तो आप जाते ही नहीं हैं, वो आप सिंपल एक लिखते हैं दरखास्त, उस दरखास्त के ऊपर कहते हैं कि हमारे दरमियान जनाब ये इशू है, तो इसके ऊपर एविडेंस लेकर डिसाइड करते हैं, तो वो केस होता है। वहाँ लफ्ज लिखा है केस, ये बड़ी ब्रीफली भाई साहब ने पॉइंट आउट कर दिया, इस सूट का दायर होता है। केस और सूट के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। अल्लाह करे आपको कभी वो इख्तिलास ऐसा को भी सुनना मिले, ये बड़े 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 बरीकबीन बंदे हैं, ये जो है नहीं मतलब इतने दूर चलेंगे। मैंने फॉर्चुनेटली हमने कुछ लेक्चर उनके अटेंड किए कॉलेज में, अपने कॉलेज में, तो वो हमें 3 घंटे वर्ड शेल से बाहर नहीं निकला। तो ये एजाज असद साहब हमें शेल पे लेक्चर देने आए, सिर्फ शेल आते ही उन्होंने कहा जी स्टूडेंट्स मैं आपको शेल पे पढ़ाऊंगा, शेल से बाहर नहीं गए और उन्होंने शेल पे 3 घंटे लेक्चर दे दिया। और ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू था उसके ऊपर वो दे रहे हैं, ये वर्ड सूट क्या होता है, केस क्या होता है, ये बड़ी ब्रीक भी नहीं है। और उसके ऊपर आपने देखा है हेयरिंग का वर्ड यूज हुआ है उसमें ऑर्डर 9 में, हेयरिंग की स्टेज ही अलग है, ठीक है। अगर किसी जज ने केस दायर होते ही
वो कर दिया डिसमिसल इन डिफॉल्ट, ठीक है, अभी इशू फ्रेम ही नहीं हुए तो फिर उसके ऊपर हेयरिंग लगती नहीं है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट तो फिर आफ्टर फ्रेमिंग का इशू होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो ये पॉइंट है जिनके लिए वकील बतौर वकील हमें अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आ जाए, पढ़ते ही आपको कोई चीज़ लगेगा ये इलीगैलिटी है, वो कब आती है जब आपका पूरा ग्रिप, पूरी नॉलेज उस तरह होती है। एक वकील साहब ने थोड़े दिन वैसे प्रैक्टिकल बता रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखा कि अंदर लाल की जगह और उसको वो रिन्यूएट कर रहा है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम अक्सर करते हैं। तो फैमिली में से 5 बंदे हैं फैमिली के, 2 बच्चे हैं और 3 बंदे जो हैं वो बालग हैं। अब वकील साहब जो हैं वो वैसे बता रहा, नाम नहीं बता रहा, वो अब लिख रहे हैं कि जनाब ये मकान अंदर लाल की है और ये 5 बंदे इसके बतौर वारस मालक हैं और ये मकान इतने पैसों में फलां बंदे को हमने फरोख्त कर दिया है, आज के बाद इस मकान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। और अंदर ये लफ्ज़ लिख दिया कि 2 बंदे नाबालग हैं, उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो 1, 2 और 3 ले रहे हैं। तो आप पढ़ते क्या करेंगे कि ये कॉम्पिटेंट ट्रांसफ़र है ही नहीं। क्यों? 2 बंदे जो नाबालग हैं वो कॉम्पिटेंट ट्रांसफ़र ही नहीं है, वो सेक्शन 11 से हिट कर गए। आप उस बुनियाद पे वो केस चला और उस केस के ऊपर उस एग्रीमेंट की बेस पे एक जजमेंट भी दी गई है। वो उसको मैंने अभी जस्ट फ्यू डेज पहले मैंने चैलेंज किया है। तो उसको जब फर्स्ट आर्गूमेंट्स में तो मैंने कहा सर ये देख लीजिएगा, तो मतलब पता नहीं चला। ये इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं। आपको बताओ वकील इन छोटे पॉइंट्स के ऊपर जैसे सूट, केस, हेयरिंग और कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, ये दावा लिखा जा सकता है, परखना पड़ता है। और मतलब कितने मुझे 2-3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा पर्सनल पेरेंट्स का मौका मिला स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपने केस में, और 2-3 दफ़ा मुझे वैसे हेयरिंग का मैंने मतलब उन लोगों को नामों को सुना हुआ है। मतलब नईम बुखारी साहब बहुत ज़्यादा इतने फेमस वकील नहीं थे पनामा से पहले। नईम बुखारी साहब मतलब उनकी फील्ड और थी, वैसे बता रहा हूँ आपको थोड़ा फ्रेश करने के लिए। लेकिन जब उनके पनामा केस को डील करने के बाद जो अब उनकी अपेयरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। लेकिन अब जिस अंदाज से वो एक ब्रीफली को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब पीछे बैठा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ महसूस होता है कि इस तरह हमें प्रैक्टिस करनी है। मतलब उन्होंने एक सादी सी पिटीशन फाइल की और उसके ऊपर बड़ा एतराज़ जजेस की तरफ से आया। और मतलब जब आप अपने प्रोफेशन में होते हैं, फिर आप अगर उस तरह के लेजेंड को थोड़ा 1-2 दफ़ा सुन लें, जैसे मैंने नाम लिया कि अगर आप एहसन जफर साहब को कहीं सुन लें, या आप डॉक्टर बासर साहब को कहीं सुन लें, या आप जो है एजाज एहसन को कहीं सुन लें, तो मतलब आपको पीछे बैठे ही पता चलेगा कि मतलब हम तो बहुत कम नॉलेज में बैठे हुए हैं और ये छोटी चीज़ के काम में भी अड़ जाते हैं कि इसका मतलब ये है, ये नहीं, ठीक है। आर्ट ऑफ एडवोकेसी में बेसिकली दूसरी साइड जाती है। यानी जो इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ऑर्डर 5 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ऑर्डर 5 में 3-4 चीज़ें बड़ी डिफ्रेंशिएट वाली हैं जो कभी नज़र से नहीं गुजरी होंगी। 2 टाइप्स समन की होती हैं, 2 टाइप्स, तो बता सकता है समन की 2 टाइप्स होती हैं। वैसे शेयर करना है, मैं कोई सवाल नहीं सर पूछ रहा, कोई मैंने ध्यान लेना है। वैसे आपको पूछा क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। समन की 2 टाइप्स होती है। एक सब स्पेशल समन होता है, आप 37 वाला नहीं, ऑर्डर 5 के अंदर हम बाहर नहीं जाएंगे। ऑर्डर 5 के अंदर 2 समन्स की टाइप्स होती हैं, या वो समन होगा या वो समन होगा। एक समन होगा किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। नहीं, 2 तरह के समन होते हैं। एक होता है समन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। समन इशू किया जाता है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। उस समन के ऊपर लिखा होगा समन तनकीद तलब। आपको जो समन सेंड करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है समन तनकीद तलब। उसको कहते हैं समन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और दूसरा समन होता है समन फॉर फर्स्ट डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल, समन फॉर फाइनल डिस्पोजल। ये 2 टाइप्स हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाए जुडिशरी में तो माइंड में रखिएगा कि समन की 2 टाइप्स हैं। या समन आपको जारी होता है कि इसमें
तनकी तलब है, ठीक है, इसमें इशू फ्रेम होंगे वो बाद की बात है, लेकिन उस वक्त आपने शहादत नहीं लेके आनी होती, वहां सिर्फ आपकी तलबी हो रही है कि आपके खिलाफ एक ऐसा केस आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काजेज हैं आपके अगेंस्ट, तो आए आप आपके जवाब दें। और अगर तनकी तलब है जिसको हम कहते हैं इशुएंस ऑफ समन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो फिर आपने ना विटनेस लेके आने हैं ना आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अब आपने सिर्फ अपनी अपेयरेंस देनी है, दावा लें, दावा तो वैसे साथ ही जाता है, दावा लें और उसके ऊपर आके प्रॉपर जवाब लिखें और उसके ऊपर रिप्लाई दें और रिप्लाई के बाद फिर इशू फ्रेम होंगे, ये तो प्रॉपर केस की हेयरिंग होगी। और जो दूसरा समन है उस समन के ऊपर जो समन इशू किया जाता है फॉर फाइनल डिस्पोजल, इसके अंदर आपको लिखा जाता है कि आपने अपने गवाह साथ लेके आने हैं, अपने दस्तावेज सारे के सारे साथ लेके आने हैं, और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे ही आपको डिसीजन सुना दिया जाए। ये आपने अक्सर बात जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से समन इशू होता है वो फाइनल डिस्पोजल के लिए होता है। आप जाते हैं जाति साहब आपको कहता है जनाब ये समन आप वैसे फौजदारी की साइड से मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, या आप ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल पास कोर्ट्स जो इशू करती थी ना समन कभी, वो फाइनल डिस्पोजल वाला समन होता था, वहाँ पर प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं होती थी। आप गए हैं, आपने जाते ही आपको पूछा कि वो गवाह लेके आए हो, शहादत है, आज रिकॉर्ड होगी और आज ही फैसला होगा या मे बी अ डे आफ्टर। और सीपीसी में भी ये दो हैं, ये फोकस रखना, आप जब भी बयान करोगे तो समन दो तरह के हैं, एक है समन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और एक समन होता है फॉर फाइनल डिस्पोजल। अब आगे आ जाएं, समन की क्लासिफिकेशन तीन होती है, सॉरी समन की क्लासिफिकेशन दो है, एक होता है ऑर्डिनरी समन और एक होता है सब्स्टिट्यूटिव सर्विस ऑफ समन। ठीक हो गया, ये क्लासिफिकेशन है आगे, ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन और एक होता है सब्स्टिट्यूटिव प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन। और इसके आगे अंदर मोड तीन है, ऑर्डिनरी के मोड तीन हैं, ऑर्डिनरी के मोड तीन हैं और सब्सिक्वेंटली जो है उसके 6 मोड है। ये सिर्फ डिफरेंस याद रखना, आपको कोई क्वेश्चन इस तरह क्लेवरनेस तरीके से अगर लिख दिया जाए कि ऑर्डिनरी मोड ऑफ समन बताएं कौन से होते हैं, तो फिर आपने 3 बताने हैं। ऑर्डिनरी मोड में पहले पर्सनल सर्विस जाती है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली एक्नॉलेज ड्यू पोस्ट सर्विस भी जा सकती है। आप सिविल केस में अगर जज साहब पहले ऑर्डर कर दें पर्सनल सर्विस का, तो उसके साथ साथ पोस्टल सर्विस का ऑर्डर भी कर सकते हैं। और फैमिली में तो दोनों का इकट्ठा हो रहा है आजकल साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये सिविल में भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कल को प्रोसीडिंग देख के तो जनाब पहली डेट पे पर्सनल सर्विस भी हुई है और पहली डेट पे पोस्टल भी ऑर्डर हो गया, हो सकता है, कोई ममानत नहीं है। ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस में 3 मोड होते हैं अमूमन। पहला पर्सनल सर्विस, अदालत अपना नुमाइंदा तमील कनिंदा भेजती है, वो तमील कनिंदा जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपकी तमील करवा के आता है। वो उसमें प्रोसीजर में डिटेल से नहीं जा रहा, वो जाएगा अडल्ट मेल नंबर, ये आपको सबको इशू का पता है, लेकिन वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले कभी जहन से माइंड से नहीं गुजरी। और दूसरी बात, दूसरा इसमें है पोस्टल सर्विस, और इन दोनों के साथ प्लेनेट का अटैच होना, पहला पर्सनल सर्विस और दूसरी है आपकी पोस्टल सर्विस जिसके साथ एडी लगता है, एक्नॉलेज ड्यू। इन दोनों सर्विसेज के साथ प्लेट का अनेक्स होना जरूरी है। अक्सर जाते हैं सिंपल नोटिस, साथ प्लेट ही होती, ये इरेगुलरिटी ऑफ सर्विस ऑफ समन है। आपको पोस्टल सर्विस कही है, उसके अंदर प्लेट नहीं है, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ पोस्टल सर्विस, ठीक है। ये 2 होने के बाद अगर ऐसे भी बंदा नहीं आ रहा तो ऑर्डिनरी के अंदर भी ये फिक्सेशन है कि आप चस्पानगी करके आ सकते हैं। और ये तब होती है जब आपको पता चले कि मुझे डिफेंडेंट पर्सनली नहीं मिल रहा, ठीक है, ये तब जाके आप मोड यूज कर सकते हैं अफिक्सेशन का।
घर के बाहर आप चस्पानगी करके आ सकते हैं, या आप ऐसी जगह चस्पानगी करेंगे जहाँ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस हो, जहाँ रूटीन से नज़र पड़ती हो आते जाते बंदे की, उसको हम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये मोड है 3 सिर्फ ऑर्डिनरी सर्विस आप समझ लो। और आप आ जाए रूल 20 में, सब्सटीट्यूटिव सर्विस। कभी भी सब्सटीट्यूटिव सर्विस इन्वोक नहीं की जा सकती जब तक ऑर्डिनरी यूज ना की गई हो। जब पहले सबसे ऑर्डिनरी यूज होगी, अगर उसमें फेलियर हो, डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है अपेरेंस से, तो फिर आपको दूसरी सर्विस की तरफ जाना पड़ता है। उसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूटिव सर्विस। वो आपकी रूल 20 के अंदर लिखी हुई है। वो 6 मोड है। 6 मोड में से कोई एक भी यूज किया जा सकता है और 6 के 6 इकट्ठे भी यूज किए जा सकते हैं। आपको कोर्ट कह सकती है कि इसका अखबार चार भी दें और उस लोकेलिटी में बीट दी ड्रम, वहाँ जाके बीट ड्रम भी करवाएं, एक भी कह सकती है। और एक लास्ट वाली क्लास जो है वो बड़ा ओपन कर दिया गया तरीकाकार, इन एनी अदर मैनर एज कोर्ट मे डायरेक्ट। जिस तरह कोर्ट कहती है कि ऐसे सर्विस करके आओ वैसे करके आओ, जैसे व्हाट्सएप वाला उन्होंने बयान कर दिया, वो तो अमेंडमेंट आ गई है ना। लेकिन इतने जाग के लाभ बड़ा करो कि उसके अलावा सारी की सारी भी जा सकती हैं, एक भी जा सकती है, या जैसे कोर्ट डायरेक्ट करे। क्या आपने ये पर्सनली दे के आना है जी। इंटरव्यू में बड़ा सवाल पूछा जाता रहा है शुबे के केसेस में, मतलब बदनाम साहब के साथ जो आपको आगे पढ़ाते रहे हैं, इसका मेरा इंटरव्यू एक दिन था, इसको मैंने पूछ लिया स्टार्ट से, कहीं आपने शुबे का नोटिस भेजना है तलबे शहाद, बताएं वहाँ सर्विस नहीं है, कैसे समझ भेज लेके जाएंगे वहाँ? तो आंसर क्या है? साथ 2 विटनेस भी लेके जाने हैं भाई। आपने लिखा नोटिस लेके चले गए हो, आप उसके घर में पर्सनली सर्व करके आओ, साथ 2 विटनेस भी लेके जाए, इनकी मौजूदगी में सर्व किया है। ठीक है, आपको वरना कल को अपने स्टांस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जनाब नोटिस मैंने इनके सामने लिखा और मैं खुद इसके घर दे के आया, वो कहता नहीं दे के आया, फिर आपको वो 2 विटनेस भी डिलीवरी के भी साथ रखने पड़ेंगे। हम ये क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में जो अमूमन पूछा गया कि बताएं सर्विस है ही नहीं, तलबेशात करना भी है, ठीक है, कोई वहां पे सर्विस पोस्टल है ही नहीं, क्या करेंगे? तो इस तरह थोड़ा सा ब्रीफ बिन्नियों से जाकर ला को पढ़ा करो, तब जाके कहीं ब्रीफ पाती है। इस तरह सर्विस इनकारी हुई है, उस बंदे ने लिखा है कि इनकार लेने से इनकार है, ठीक है, और डाकिए ने सर्व किया, मेन मतलब करने का उन्होंने रिसीव भी किया, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा है इनकारी मेल एडल्ट की इसकी तरफ से। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, देखिए आपने सर्विस एस्टैब्लिश कर दी। अब सर्विस एस्टैब्लिश कहाँ तक है कि क्या आपने डिस्पैच किया, अब आगे जिम्मेदारी सर्विस है वहाँ, ठीक है, अब आपने डिस्पैच कर दिया है, आगे पोस्टल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है लेके जाना। अब डाकिया जो है उसकी फर्स्ट ड्यूटी है, जिसका लेटर है उसको दे, ये पोस्ट एक्ट है, आपने पोस्ट, आपको कल तो इशू बन जाता है पोस्टल से रिलेटेड, तो पोस्ट एक्ट है आई थिंक 1900 या 1890 का या 1984 का समथिंग, हम नॉट श्योर कि उसका क्या है। उसके रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो डाकिया है वो सर्विस कैसे करेगा, ठीक है। तो आपने वो, अगर आपको लगता है कि जनाब मेरी हद तक तो प्रॉपर डिस्पैच है, आगे सर्विस देख ली उन रूल्स के अंदर कि जो डाकिए ने कहा है रिपोर्ट ऐसी की है, तो उसके रूल से एडवर्स तो नहीं, अगर उसके रूल से एडवर्स है तो फिर आप दोबारा तो तलबेश नहीं करेंगे, ठीक है। फिर तो आप स्टैब्लिश करेंगे कल कोर्ट में कि मेरी तरफ से ये इशू है, आप रिसीप्ट देंगे, डाकिया लेके आएंगे, गया घर नहीं हुआ, वो एन इशू। आपने सिर्फ कंप्लाइंस करनी है कि आपने विद इन 14 डेज तलबेशात की है आपका तलबे मास्टर। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि कास्ट बिल्कुल छोटा है, फाइनल डिस्पोजल में कैसे होगा, छोटा सा मैटर है, वो स्पेशल केस में आ गया जनाब एडीआर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, या आपने एक इशू के ऊपर जवाब लेना है किसी एक बंदे से, तो सेक्शन 1888 89A आई थिंक हमने पढ़ा था स्पेशल केसेस,
ये स्पेशल केसेस में फर्दर मजीद जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एक बंदा कहता है जनाब कब्जा मेरा है, दूसरा बंदा कहता है नहीं जी कब्जा तो मेरा है, अब उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट भी है कि कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ तो हम कोर्ट को रेफर करेंगे, अब खुद तो वो मान नहीं रहे, तो वो एक छोटा सा स्पेशल केस सूट का वर्ड यूज नहीं कर रहा, एक केस लिखेंगे, केस लिख के उन्होंने दायर कर दिया, कोर्ट देखती है जनाब एक ही तो पॉइंट है, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट भी है कि कोई भी डिस्प्यूट पैदा होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब प्लेट की नेचर ऐसी है कि इसके ऊपर इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट पे डिसाइड हो सकता है, दोनों को कहा जाएगा अपने अपनी कोई जमाबंदी ले आओ, कोई गिरदावरी ले आओ, तो सबूत ऐसा ले आओ, आ जाओ, उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में है कम, लेकिन इसकी मिसाल मौजूद है स्पेशल केस की सूरत में। और अगर कोई शख्स किसी को नोटिस जाए और वो लेने से इनकार कर दे तो लॉ कहता है कि डीम टू बी सर्व, ऐसे समझा जाएगा जैसे उसको सर्विस हो गई है। इसके अलावा अगर पूछना तो पूछ लें, डिटेल ऐसे ही चलेगी ऑर्डर 5 के हद तक। ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी